हेलो एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा। एग्जाम की बात सेशन में आज हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक, मतलब ओलंपिक का इतिहास। ये वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे, ये हमारा अनुमान है। चलिए आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात, जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है। और दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, जो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे लिखा गया और आज तो सैटरडे है। देखिए, कल हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कल वीडियो रिलीज नहीं हो पाया। तो कल के जगह में आज रिलीज हो रहा है, क्योंकि आपका लेक्चर छूटना नहीं चाहिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, आप जाके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। 9000 जीके ऑनलाइन अवर टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन इस महीने से ये शुरू कर दिया जाएगा। एग्जाम की बात सेशन कंटिन्यू चल रही है 5 जून से। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके से मैं बैकग्राउंड आपको समझाता हूं उसको मैं समझा दूं। आपको याद होगा कि एंशिएंट जो ओलंपिक है बहुत सालों पहले खेला जाता था। उसके बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए, बदलाव होते होते अचानक इसे बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद कई 100 सालों के बाद फिर से रियलाइज हुआ कि क्यों ना इसे शुरू किया जाए, क्योंकि उस समय देश में अशांति फैली हुई थी। पीस लाने के लिए गेम की शुरुआत की गई, और ये कहीं बहुत हद तक माना भी जाता है कि अगर गेम होंगे तो देश एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे से वार नहीं करेंगे। और ये रिजल्ट देखने को भी मिला, लेकिन इसका अनुभव कुछ सालों बाद हुआ। शुरुआती दौर में ऐसा अनुभव नहीं हो पाया था कि गेम से युद्ध टल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वार भी होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार भी होता है। तो अगर सिर्फ गेम से ही ये रुक जाते तो बात अलग थी। हाँ, लेकिन कुछ हद तक ये युद्ध को रोकने में सफल भी हुआ। तो इसी पृष्ठभूमि में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, बैकग्राउंड के हिसाब से ही, अभी प्रेजेंट में आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, लेकिन ये डेट बदल कर इसे क्या किया गया, जुलाई से अगस्त कर दिया गया था 2020 में। अब क्या है, इसे पोस्टपोन करके 2021 कर दिया गया है। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये पूरे इतिहास में, जो ओलंपिक के इतिहास में 124 सालों के इतिहास में ये पहले बार ऐसा हुआ है। अब मैं 124 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा 1896 में ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी, जो मॉडर्न ओलंपिक जिसे हम कहते हैं। एंशिएंट तो आपका 1776 में हुआ था, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ, बीसी की बात है। तो यहाँ पर 124 सालों के बाद फिर से मॉडर्न ओलंपिक, माने इस मॉडर्न ओलंपिक में कुछ इस तरह का बदलाव हुआ है कि ओलंपिक को डिले किया गया है। और इसका रीजन क्या है, कोविड-19, जो आपको भी पता है। इसमें जापान ने क्या किया था, जापान का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ था, जो करीबन 12 बिलियन था। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। मैं एंशिएंट के बारे में अगर आपको बताऊं तो आपको ये पता होगा, ये जो ओरिजिन हुआ था इंडियन ओलंपिक कमेटी का, ये आपको बनाया गया था 1894 में, क्योंकि एग्जिस्ट में आया था ये। लेकिन नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जो 1894 में उभर कर सामने आया था। अब इसी पे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको बता दूं, इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बताया हूं। यहाँ पर वो बात होगी जो युद्ध को लेकर रोकने में मदद करेगी। चलिए देख लेते हैं। द ओलंपिक गेम्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल दैट बिगेन इन एंशिएंट ग्रीस। ओलंपिक खेल एक अंतरराष्ट्रीय खेल उत्सव है जो प्राचीन ग्रीस में शुरू हुआ था। The original Greek games were staged every 4 year। देखिए, हर 4 साल के बाद खेला जाता था, for several hundred years until they were abolished in the early Christian era। मूल ग्रीक खेलों का हर चौथे साल में कई 100 वर्षों तक मंचन किया गया, जब तक कि उन्हें प्रारंभिक ईसाई युग में समाप्त नहीं कर दिया गया। मतलब हर 4 साल के बाद इन लोग ये गेम को खेला करते थे एंशिएंट में। The revival of the Olympic game took place in 1896, and since they have been staged every 4 years, except during World War I, World War II, 1916, 1940 and 1944।
ओलंपिक खेलों का पुनर्द्वार 1896 में हुआ, मतलब ये इसकी शुरुआत फिर से 1896 में, जबकि ओलंपिक कमेटी कब बनी? 1894 में। और तब से हर चौथे वर्ष में इसका मंचन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़कर किया गया। मतलब हर चौथे साल में इसका क्या होता था, गेम करवाए जाते थे। लेकिन आपको ये याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कब कब नहीं खेले गए ओलंपिक। तो आप देखेंगे 1916 में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1940 में क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और 1944 में भी, यहाँ पे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। मतलब एक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और दो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गेम नहीं खेले गए ओलंपिक। Perhaps the basic difference between the ancient and modern Olympic is that the former was the ancient Greek way of the saluting their gods, whereas the modern games as our manner of saluting the athletic talent of citizen of all nation. अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राचीन जो ग्रीक में जो ओलंपिक गेम खेले जाते थे वो क्यों खेले जाते थे, क्योंकि वो गॉड को क्या करते थे, सल्यूट करने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे मॉडर्न ओलंपिक क्यों खेला जाता है, तो आप कहेंगे एथलेटिक के टैलेंट को सल्यूट करने के लिए। शायद प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के बीच मूल अंतर यह है कि पूर्व अपने देवताओं को सलाम करने का प्राचीन यूनानी तरीका था, जबकि आधुनिक खेल सभी देशों के नागरिकों की एथलेटिक प्रतिभाओं को सलाम करने का एक तरीका है। तो ये डिफरेंस, आई होप आपने फर्स्ट टाइम इस तरह के डिफरेंस को देखा होगा। आगे देखते हैं, द ओरिजिनल ओलंपिक फीचर्स कंपटीशन इन म्यूजिक, आर्ट्री एंड थिएटर परफॉर्मेंस एज वेल। मूल ओलंपिक में संगीत, वक्तव्य और रंगमंच के प्रदर्शन के साथ साथ प्रतियोगिता भी शामिल थी। द मॉडर्न गेम्स हैव अ मोर एक्सपेंसिव एथलेटिक एजेंडा एंड फॉर 2.5 week they are supposed to replace the rancor of international conflict with friendly competition. आधुनिक खेलों में अधिक विस्तृत एथलेटिक एजेंडा है और 2.5 सप्ताह के लिए उन्हें अनुकूल प्रतिस्पर्धा के साथ अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के विद्वेष को बदलने के लिए माना जाता है। मतलब 2.5 वीक ये गेम कंटिन्यू चलते हैं, जो आप मान सकते हैं करीबन 17-18 दिन का ये गेम होता है। एंशिएंट ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स गेम डेवलप विद कंपटीशन बिटवीन द वेरियर्स इन टाइम्स ऑफ पीस, रेसेस, बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड कैरियर्स वेयर पार्ट्स ऑफ मिलिट्री। प्राचीन काल में शांति के समय योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। ये सारे के सारे इसके हिस्सा हुआ करते थे। Among them, the best performing warriors show their stamina in competitive sports. इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी खेलों में अपना दमखम दिखाते थे। The ancient Olympic Games were held 1200 years ago among warrior players. Although the first official event of the Olympic was held in 776 BC and the last time was held in 394 AD. मतलब कई हजार साल पहले, आप मान सकते हैं हजार सालों तक ये गेम खेले गए, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। हालांकि ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था, सबसे पहला गेम खेला गया था, जबकि आखिरी बार इसका आयोजन 394 ईस्वी में हुआ था। ओके, ये बीसी में शुरू हुआ और एडी में जाकर खत्म होता है, करीबन 1000 साल खेले गए। After this, it was banned by the Emperor Theodotus of Rome, calling it a pagan festival. इसके बाद रोम के सम्राट थियोडस ने इसे मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इसे प्रतिबंधित कर दिया। कहा कि ये मूर्ति पूजा वाली चीज है, तो इसे बंद कर देना ही ठीक होगा, क्योंकि वह मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। After this, these games were forgotten for about 1.5 years. However, there were different types of competition among the elite in the medieval period, but they could not get the status of sports events. इसके बाद लगभग 150 सालों तक इन खेलों को भुला दिया गया, माने 150 ईयर्स तक इसको इग्नोर कर दिया गया। हालांकि मध्यकाल में अभिजात्य वर्गों के बीच अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धाएं हुआ करती थी, लेकिन इन्हें खेल आयोजन का दर्जा नहीं मिला। देखिए, ऐसा नहीं है कि गेम बंद हो गए थे, गेम चल रहे थे, लेकिन उन लोग क्या करते थे, जो छोटे मोटे जो निम्न वर्ग के लोग थे, मध्यकाल के जो लोग थे, उन लोग क्या करते थे, उन लोग खेलते रहते थे, लेकिन उन्हें ये जिस तरीके से ओलंपिक को दर्जा मिला था वो दर्जा नहीं मिल पाया। ओवरऑल, in the absence of sovereign civilization like Rome and Greece, people did not have time
for sports during this period. कुल मिलाकर रोम और ग्रीस जैसी प्रभुत्ववादी सभ्यताओं के अभाव में इस काल में लोगों के पास खेलों के लिए समय ही नहीं बचा। अब इन लोग धीरे धीरे इग्नोर करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हो, आप जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक आप याद रखते हो, जिस दिन आप छोड़ देते हो 1-2 दिन के लिए, आप देखोगे पिछला वाला भूलने लग जाते हो। और यहाँ तो गेम की बात हो रही है, कई 100 साल बीत गए तो इग्नोर करना शुरू कर दिया आप लोग, अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था किसी को भी। बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक की। इन द 19th century, this tradition of the ancient period was revived with the development of common civilization in Europe. The credit for this goes to the French aristocrat बैरोन पियरी डी कॉवर्टियन। 19वीं शताब्दी में यूरोप के सर्वमान्य सभ्यता के विकास के साथ पुरातन काल की इस परंपरा को फिर से जिंदा किया गया। इसका श्रेय फ्रांस के अभिजात पुरुष, क्या नाम था उनका, बैरो पियरी डी कुबर्तेन को जाता है। मतलब इन्होंने क्या किया, बैरी दे पियरो दी कुबर्तेन ने इसे फिर से स्टार्ट करने की योजना बनाई। कुबर्तेन सेट 2 goals. One is to make the game popular in our country, and second, to mobilize all the countries for a peaceful competition. Kuberton believed that sports could be the best means of avoiding war. देखिए ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि देखिए डेटा देना होता है तो मैं ऐसे भी दे देता, वो तो आप कहीं से भी कलेक्ट कर लेंगे कि कौन कब जीत रहा है, कौन कब हार रहा है। मैं यहाँ पर उस बातों को रखना चाह रहा हूँ जो आपके इंटरव्यू में तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ अगर किसी से आपकी बातें होती है तो आप उसे भी हेल्प कर पाएंगे, ऐसे में और बहुत जगह आपके लिए हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। कुबर्तेन ने 2 लक्ष्य रखे, एक तो खेलों को अपने खेल में लोकप्रिय बनाना, और दूसरा सभी देशों को एक शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए एकत्रित करना। कुबर्तेन मानते थे कि खेल युद्धों को टालने के लिए सबसे अच्छे माध्यम हो सकते हैं। Based on this hypothesis of Coubertin, for the first time in the year 1896, the modern Olympic Games were held in Athens, the capital of Greece. In the early decade, the Olympic movement struggled to save its existence because Coubertin hypothesis could not be supported by any major power. कुबर्तेन की इस परिकल्पना के आधार पर वर्ष 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। अब इनके कहने पर यह गेम शुरू तो कर दिया गया। शुरुआती दशक में ओलंपिक आंदोलन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। मतलब अब जब आप कुछ नया कंपटीशन लेके आ रहे हो वापस कुछ नए सोच के साथ, अगर उसमें सपोर्ट नहीं मिले तो क्या होगा ना, आप धीरे धीरे है ना इंटरेस्ट लेना बंद कर दोगे। ये चुनौती थी एक तरह की, क्योंकि कुबर्तेन की इस परिकल्पना को किसी भी बड़ी शक्ति के साथ सहयोग नहीं मिल रहा था, शक्ति का साथ नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से ये ओलंपिक उतने स्टार्टिंग में उतना ग्रो नहीं कर पाई। The 2nd edition of the Olympic held in Paris and St. Louis in the year 1900 and 1904. तो ये इंपॉर्टेंट है, 1900 में ओलंपिक कहाँ खेला गया, 1904 में कहाँ खेला गया, क्योंकि आपको पता है पहला 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ, एथेंस में, उसके बाद पेरिस एंड सेंट लुइस में हुआ। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। Could not be popular as there was a shortage of grand events during this time. The Olympic movement concluded in London with its 4th edition. 2000 athletes participate in it. This number was more than the sum of the last 3 events. वर्ष 1900 तथा 1904 में पेरिस तथा सेंट लुइस में हुए ओलंपिक के 2 संस्करण लोकप्रिय नहीं हो सके। इसके पीछे आपको रीजन पता है। इसका रीजन यह है कि कोई बड़ी पावर जो थी इनके साथ नहीं आई थी, क्योंकि इस दौरान भव्य आयोजनों की कमी रही, क्योंकि पब्लिसिटी नहीं कर पाए, एडवर्टाइज नहीं कर पाए लोग। इसलिए लंदन में अपने 4थे संस्करण के साथ ओलंपिक आंदोलन शक्ति संपन्न हुआ। और लंदन में जब हुआ था 4th, देखिए 4 तो मैं बता चुका हूं, पहला हुआ था आपका एथेंस में, फिर पेरिस में, फिर सेंट लुइस में, उसके बाद आप देख रहे हो लंदन में हुआ। इसमें क्या हुआ था, 2000 एथलेटिकों ने शिरकत किया, मतलब भाग लिया। यह संख्या पिछले 3 आयोजनों में के योग से सबसे अधिक थी। मतलब तीनों का अगर आप ऐड कर दो पिछले साल के, माने पिछले 3 गेम के, जो 1896, 1900 और 1904 में हुआ, उससे भी ज्यादा थी। With the Berlin edition of the 1930, there was a new vitality in the Olympic movement. The continuing competition at the social and political level made the Nazis a means of proving their superiority. वर्ष 1930 के बर्लिन संस्करण के साथ तो मानो ओलंपिक आंदोलन में नई जीवन शक्ति आ गई।
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जारी प्रतिस्पर्धा के कारण नाजियों ने इसे अपनी श्रेष्ठता साबित करने का माध्यम बना दिया। और आपको पता है नाजीवादी कौन थे? हिटलर। तो हिटलर का दौर था ये, और हिटलर ने क्या किया, इसे फेमस बना दिया पूरा। The fame of the Olympic speak as the Soviet America competition entered the sporting arena in 1950. After this, the game was never separate from politics. 1950 के दशक में सोवियत अमेरिका मतलब सोवियत संघ मतलब आप आज बोल सकते हो रशिया, जो 1991 में जब टूट गया था, बिखर गया था, उसके बाद सोवियत, उसके पहले सोवियत हुआ करता था, बाद में रशिया बन गया 1991। जो हमने एलपीजी रिफॉर्म हमारे इंडिया में हो रहा था, और वहां पर कोल्ड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो ये धीरे धीरे विघटित होता गया। प्रतिस्पर्धा के खेल के मैदान में आने के साथ ही ओलंपिक की ख्याति चरम पर पहुंच गई। इसके बाद तो खेल कभी भी राजनीति से अलग नहीं हुआ। अब आपको याद होगा कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच में मेनली शुरू हुआ था, तो वो था सोवियत संघ, सोवियत यूनियन एंड अमेरिका के बीच में। जब ये दो बड़ी पावर एक जगह में आ जाए, वो भी वार की जगह नहीं, वार की जगह से हटकर ओलंपिक में आ जाए, गेम में आ जाए कंपटीशन के लिए, और साथ ही साथ स्पेस में, जो हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, मून पर पहुंचाना, कोई लूनर मिशन भेज रहा है, कोई अपोलो मिशन भेज रहा है, तो इस तरह के जो सोच थी, जब यहाँ पर ओलंपिक में आएगी तो आप समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल में ये पब्लिश हो जाता है। तो एक्चुअल में अगर कहें तो ओलंपिक की जो पब्लिसिटी शुरू हुई 1950 से शुरू हुई। आगे देखते हैं, स्पोर्ट्स आर नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, दे बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। Since the superpower like the Soviet Union and the US could never openly fight each other on the battlefield, therefore he made the Olympics a means to prove his superiority. खेल केवल राजनीति का विषय नहीं रहे, यह राजनीति का अहम हिस्सा बन गए थे। चूंकि सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियां कभी नहीं खुले तौर पर एक दूसरे के साथ युद्ध के मैदान में भिड़ सकी, इन लोग कभी नहीं युद्ध किए सामने सामने, लिहाजा उन्होंने ओलंपिक को अपनी श्रेष्ठता साबित करने का माध्यम बना लिया कि अब हमें क्या करना है। अगर किसी को नीचा दिखाना है, अगर अमेरिका सोच रहा था कि अगर मुझे सोवियत संघ को नीचा दिखाना है तो ओलंपिक में हरा दो, सोवियत संघ सोच रहा था अगर अमेरिका को नीचा दिखाना है तो इसे क्या करो, ओलंपिक में हरा दो। तो ये सोच बन गई थी, मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ चुका था ये। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी once said that spacecraft and Olympic gold medals are the symbol of the country's reputation. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, इनका नाम आपको याद रखना है, ने एक बार कहा था कि अंतरिक्ष यान और ओलंपिक स्वर्ण पदक की ही किसी देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। ऐसी बात कह दी गई थी कि जब तक कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल ना जीत ले और साथ ही साथ स्पेस में अगर स्पेसक्राफ्ट ना लॉन्च कर दे, तब तक वो पावरफुल देश नहीं होता, उसकी रिपुटेशन बेकार है। During the Cold World War, spacecraft and the gold medal emerged as the biggest objective of the superpowers. Large sporting events become a part of this peace war, and the playgrounds were converted into battlefield. शीत युद्ध के काल में अंतरिक्ष यान और स्वर्ण पदक महाशक्तियों का सबसे बड़ा उद्देश्य बनकर उभरे। बड़े खेल आयोजन इस शांति युद्ध का अंग बन गए और खेल के मैदान युद्ध स्थलों में परिवर्तित हो गए। मतलब आप जानते हो कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर क्यों होता था, इसके पीछे क्या रीजन थे, क्या उसके पास पावर नहीं थी, क्या अमेरिका पावरफुल नहीं था, क्या ब्रिटेन, क्या सोवियत संघ पावरफुल नहीं था, आप कहेंगे पावरफुल दोनों ही थे, लेकिन रीजन इसी का ये था कि आमने सामने की जगह किसी को नीचा दिखा दिया जाए तो काम ऐसा ही बन जाता है। तो वहां पर पावरफुल कौन बनता है? जब वहां पर ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल लेके आता है, स्पेस में कोई मिशन भेज देता है, तो वो पावरफुल माना जाता था। सोवियत यूनियन रिपेड द defeat at the hands of the United States in 1968 Mexico Olympic at the 1972 Munich Olympic में on the 50th anniversary of the Soviet Union, and the people were did not want to lose America at any cost. सोवियत संघ ने वर्ष 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में पदकों के होड़ में अमेरिका के हाथों मिली हार का बदला लिया। 1972 में के म्यूनिक ओलंपिक में चुकाया था। सोवियत संघ की 50वीं वर्षगांठ पर वहां के लोग किसी भी कीमत पर अमेरिका से हारना नहीं चाहते थे। इस तरह की बातें चल रही थी। As a result, Soviet athletics won a total 99 medal with the 50 gold medal. This number was 1/3 more than the medal of the won by America. अब ये तीन गुना ज्यादा थी, 1/3 थी, सॉरी 3 गुना 1/3 ज्यादा थी। इसका नतीजा था कि सोवियत एथलेटिकों ने 50 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 99 पदक जीते।
यह संख्या अमेरिका द्वारा जीते गए पदकों से 1/3 ज्यादा थी। मतलब इस बार सोवियत संघ ने क्या किया, अमेरिका से ज्यादा गोल्ड जीत लिए। In 1980, the US and its allies in the West refused to participate in 1980 Moscow Olympic. After this, the Soviet Union boycotted the 1980 Los Angeles Olympic in order to settle the account. 1980 में अमेरिका और उसके पश्चिम के मित्र राष्ट्रों ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में शिरकत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपको पता है मॉस्को जो है वो आपकी रशिया की कैपिटल है, जिसके वजह से इन लोगों ने ना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कैपिटल भी पता चला। तो अमेरिका और उसके जो अलाइज थे उन्होंने ना कर दिया कि नहीं, हम वहां गेम खेलने नहीं जाएंगे। तो इससे नाराज होकर क्या हुआ, अब देखिए, इसके बाद हिसाब चुकाने के लिए सोवियत संघ ने 1984 में जो ओलंपिक हुआ, जो लॉस एंजलिस में होने वाला था, उसमें उसका बहिष्कार कर दिया। तो सोवियत संघ ने भी कहा हम भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि 1980s में अमेरिका खेलने नहीं गया और 1984 में सोवियत संघ नहीं खेलने गया। तो यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं कि ओलंपिक गेम में अमेरिका ने कब भाग नहीं लिया, कब पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आप कहेंगे 1980। और अगर कहा जाए कि रशिया ने कब पार्टिसिपेट नहीं किया तो 1984। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1980 में ओलंपिक कहां खेला गया, तो आप कहेंगे मॉस्को में। और ऐसे भी पूछा जा सकता है 1984 में कहां खेला गया, तो आप कहेंगे लॉस एंजलिस में। Soviet Union once again proved its superiority at the 1988 Seoul Olympic. He won 132 medals. There were 55 gold in it. America received 94 medals, including 34 gold. America ranked third after East Germany. साल 1988 के सियोल ओलंपिक में सोवियत संघ ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। फिर से वो जीत गया 1988 में। उसने 132 पदक जीते, इसमें 55 स्वर्ण थे। अमेरिका को 34 स्वर्ण सहित 94 पदक मिले थे। अमेरिका पूर्वी जर्मनी के बाद तीसरे स्थान पर रहा। और समझ रहे होंगे कि इस समय जोर शोर में था सोवियत संघ, लेकिन उसके अचानक वो कैसे कमजोर पड़ गया, ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तब। The Soviet Union retained its supremacy at the 1992 Barcelona Olympic as well. However, the Soviet Union had disintegrated by that time. By that time, a joint team took part in the Olympics. Despite this, he won 112 medals. There were 45 gold in it. America received 108 medals with 37 gold. वर्ष 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में भी सोवियत संघ ने अपना वर्चस्व कायम रखा। हालांकि उस वक्त तक सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, मतलब सोवियत संघ बिखर चुका था। एक संयुक्त टीम ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। इसके बावजूद उसने 112 पदक जीते, इसमें 45 स्वर्ण और अमेरिका को 37 स्वर्ण, साथ ही 108 पदक मिले थे। तो यहाँ बात साफ हो जाती है कि अमेरिका सोवियत संघ में, जब सोवियत संघ के साथ जब ओलंपिक में खेलने गया, तो उस समय ज्यादातर जो जीत हुई वो सोवियत संघ की हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। रशिया, नेम आफ्टर द सोवियत यूनियन स्प्लिट, finished second in the non-official point table at 1996 Atlanta and 200 Sydney Olympic. She finished third at the 204 Athens Olympics. साल 1996 के अटलांटा और 2000 के सिडनी ओलंपिक में रूस, जिसका नाम पहले हुआ करता था, सोवियत संघ जब बिखर गया था तो उसके बाद रूस बन गया, रशिया बन गया, गैर आधिकारिक अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। 2004 के एथेंस ओलंपिक में उसे तीसरा स्थान मिला। Beijing Olympic 2008 is considered the best event ever during the Olympic game that lasted for 15 days. China not only won the heart of the people with its magnificent host, but also created history by winning the most gold medal. बीजिंग ओलंपिक 2008 को अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना गया। 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता, मतलब 2008 में बीजिंग में हो रहा था, देखिए प्लेस भी उसी का था, चाइना का, बल्कि उसने क्या किया, सबसे ज्यादा गोल्ड भी जीत लिया और इतिहास रच दिया। तो कहा जाए सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला कौन सी कंट्री रही है, तो आप कहेंगे चीन। और कब हुआ था, 2008 में बीजिंग में। और आज तक मैं देख रहा हूं, जब मैंने ओलंपिक की स्टडी की है तो उसमें देखा हूं कि अभी चीन ही टॉप पर जाता है। चाइना टॉप द मेडल टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि चाइना ने टॉप किया था। Whereas America had to satisfy itself
for the second place. India also won a gold medal in the individual event for the first time. अब इंडिया की बारी शुरू हुई in the history of Olympics, and the first time it won the 3 medals simultaneously इंडिया ने भी जीता. पहली बार पदक तालिका में चीन सबसे ऊपर रहा, जबकि अमेरिका को दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा. भारत ने भी ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार कोई स्वर्ण पदक जीता, और उसे पहली बार एक साथ 3 पदक भी मिले थे. तो इंडिया भी अब धीरे धीरे अपने लेवल पर आना शुरू किया. गाइज, ये था हमारे ओलंपिक को लेकर एक छोटा सा लेक्चर. यहाँ पर मैंने डेटा का कम यूज किया, मतलब फैक्ट का कम यूज किया, और जो फैक्ट मैंने यूज भी किया वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखिए, इंडिया कितने कब खेलने गया था, क्या जीता क्या नहीं जीता, ये तो आपको हर किताब में मिल जाएगा. लेकिन अगर आप फिर भी चाहेंगे कि नहीं सर ये लेक्चर अच्छा है, और इसके जगह में अगर आप वो फैक्ट रिलेटेड जो एग्जाम में आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, उसके लिए भी आप बता दीजिए. तो मैं वादा करता हूं, अगर आपका जितना ज़्यादा कमेंट आएगा इससे रिलेटेड, तो मैं एक वीडियो और तैयार करूंगा ओलंपिक को लेकर, जिसमें सारे फैक्ट आएंगे और वहां से उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ये मेरी लिखित गारंटी है. तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके. क्वेश्चन पूछे नहीं गए, रिलैक्स रहिए. पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले, और टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूले. ये होता है बेल आइकन. सो गाइस, थैंक यू. मिलते हैं सुबह के 4 बजे.